हेलो दोस्तों, मैं हूं दीक्षित जायसवाल और आप देख रहे हैं डी म्यूजिक स्टूडियो। तो आज ये हमारा अपना पहला ट्यूटोरियल का व्लॉग है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं ऑडियो इंजीनियरिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन और इंडस्ट्री में साउंड इंजीनियर्स की क्या रोल प्ले होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम म्यूज़िक के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे फिल्म के बारे में। तो म्यूज़िक में सबसे इम्पॉर्टेंट है लिरिक राइटिंग, उसके बाद कॉम्पोजिशन। अगर ये दोनों ना हो तो एक म्यूजिक की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशंस आर द मदर्स एंड फादर ऑफ एनी सॉन्ग। तो किसी भी गाने की उत्पत्ति जो एक कंपोजर करता है या एक लिरिक राइटर करता है या दोनों एक ही इंसान मान लीजिए, अगर दोनों ने एक ही लिखा है, दैट वी कॉल सॉन्ग राइटर और सिंगर। इवन सिंगर सॉन्ग राइटर भी टर्म जो है वो वैसे आर्टिस्ट लोग के लिए जो खुद से ही गाना लिख के गाते हैं। एंड उसके बाद आता है सिंगर। तो पहले लिरिक्स, कॉम्पोजिशन एंड सिंगर। अगर आपका लिरिक्स तैयार है तो उस पर आप धुन बना सकते हैं, या आपका धुन तैयार है तो लिरिक राइटर उस धुन के हिसाब से लिरिक लिख सकता है। ये दोनों चीज वाइस वर्सा या कॉम्बिनेशन में किया जा सकता है, कोई पहले या बाद में या बाद में पहले में, दोनों चीज पॉसिबल है। उसके बाद आती है सिंगर। तो अगर मान लीजिए एक लिरिक राइटर और कंपोजर डिसाइड करता है कि ये गाना जो है ये कौन से सिंगर के लिए सही रहेगा। कोई सिंगर्स होते हैं जो कि सूफी म्यूजिक में काफ़ी रिच रहते हैं, उनका वॉइस जो का रेंज, डायनामिक रेंज सूफी सॉन्ग के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सूफी सिंगर जो है वो एक पॉप म्यूजिक के लिए भी उतना ही कंफर्टेबल या फिर सुटेबल रहे। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सिंगर के लिए कौन सा गाना उसके वॉइस टेक्सचर या वॉइस स्टाइल के लिए बेटर रहेगा। एंड देन उसके बाद हम सिंगिंग के बाद जो है ये सिंगर सेट हो गया है, गाना तैयार है, कॉम्पोजिशन रेडी है। एंड उसके बाद आती है स्टूडियो की बारी। स्टूडियो में जाके जहाँ पर तीनों लोग पहुँचेंगे एंड वो लोग डिसाइड करेंगे बेसिकली कि गाना को कैसे अरेंज किया जाए। और यहाँ पर म्यूज़िक अरेंजर की या फिर म्यूज़िक प्रोड्यूसर की रोल आ जाती है। सो म्यूज़िक प्रोड्यूसर अरेंजर का काम होता है कि गाने का फील के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट प्लेस करना। पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं होती थी, जब म्यूज़िक प्रोडक्शन का सिनेरियो नहीं था, तभी म्यूज़िक अरेंजर कहलाते थे जो आज के डेट में म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। म्यूज़िक अरेंजर का काम होता था कि ओके गाने में फॉर एग्जांपल ये एक रोमांटिक सॉन्ग है तो इसमें एक वायलिन का सोलो होना चाहिए। उसके बाद एक पियानो का गाने में पियानो का यूज़ होना चाहिए। ड्रम्स में भी जो हल्के हल्के परकशंस है वो यूज़ होने चाहिए, गिटार्स यूज़ होने चाहिए, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग को पोर्ट्रे करेगा। एंड वही बात रही कि एक फास्ट सॉन्ग है तो फास्ट सॉन्ग के फिर इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज हो जाएंगे, उसमें सिंथेसाइजर्स, ब्रास, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, उस गाने का पेस ज़्यादा रहेगा, टेम्पो हाई रहेगा। एंड उसी प्रकार से एक इमोशनल सॉन्ग है तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, एक एग्रेसिव सॉन्ग है तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे उसमें। तो ये एक म्यूज़िक अरेंजर का रोल प्ले रहता है इसमें काफ़ी, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ रहेगा। और कंपोज़र का भी काम कभी कभी म्यूज़िक अरेंजर करता है, जैसे कि वायलिन का सोलो किस हिसाब से रहेगा। तो कभी मोस्ट प्रोबेबली कंपोज़र भी ट्यून मतलब हेल्प करते हैं अरेंजर को, और या फिर कभी अरेंजर खुद के हिसाब से भी म्यूज़िक बना लेता है। तो यहाँ म्यूज़िक अरेंजर का काम आता है पूरा ट्रैक को रेडी रखना। एंड जब ट्रैक आपका रेडी हो गया है, रफ सिंगिंग हो गई है, एंड देन उसके बाद हम आते हैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए। तो स्टूडियो में फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए सिंगर आएंगे एंड वो टेक देंगे। मे भी हो सकता है कि एक टेक में गाना ना हो, काफ़ी मल्टीपल टेक्स लगते हैं, क्योंकि देयर इज डिफरेंस बिटवीन लाइव सिंगिंग एंड स्टूडियो सिंगिंग। स्टूडियो सिंगिंग में क्या है ना कि आप वो गाने को लाइफ टाइम के लिए रिलीज़ कर रहे हो, तो मतलब अगर वो गाना लोग अपने मोबाइल पे, रेडियो पे या टेलीविज़न में कभी भी सुनेंगे तो मल्टीपल टाइम्स सुनेंगे उसको। लाइव सिंगिंग में क्या होता है ना कि आपने स्टेज पे एक बार गाया और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, और लाइव सिंगिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टूडियो सिंगिंग। लाइव सिंगिंग में गलतियां होती हैं, और क्योंकि एक ह्यूमन है, ह्यूमन से एरर्स होनी वाजिब सी बात है। कि आप सांस तो लोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप गाते वक्त सांस नहीं लोगे, बट आप स्टूडियो के रिकॉर्डिंग सुनोगे तो सांस उसमें काफ़ी कंट्रोल्ड किए जाते हैं,
कहीं पर आप एकदम परफेक्टली रहता है तो कहीं सुर नहीं जा रहा है तो आप उसको 3-4 टेक्स में करके फाइनलाइज कर सकते हैं। एंड स्टूडियो की जो मिक्सिंग होती है वो डिफरेंट होती है लाइव सिंगिंग में। लाइव सिंगिंग में आपको उतना शायद गियर्स और उतने एडवांस इंजीनियर ना मिले जो कि आपको स्टूडियो में मिलेंगे। एनीवे, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे एक रिकॉर्डिंग इंजीनियर की बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग इंजीनियर वो व्यक्ति है जो कि सिंगर को इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपके गाने में एक गिटार का सोलो है तो रिकॉर्डिंग इंजीनियर का काम है कि वो माइक्रोफोन कैसे प्लेस करेगा गिटार पे ताकि बेस्ट आउटपुट वहाँ से आ जाए। फ्लूट की रिक्वायरमेंट है गाने में तो फ्लूट आर्टिस्ट को ऐसे प्लेस करना है माइक्रोफोन्स को, कौन से माइक्रोफोन प्लेस करना है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ माइक्रोफोन, कंडेंसर, डायनामिक, स्मॉल डायफ्राम, लार्ज डायफ्राम and ribbon microphone. There are different kind of microphones are available in the market and studios and सारे इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग टेक्निक से आप वाइड स्प्रेड कर सकते हो, स्टीरियो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे टेक्निक होते हैं जो कि रिकॉर्डिंग इंजीनियर को मालूम होना चाहिए। उसके बाद बात आती है गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद मिक्सिंग इंजीनियर का रोल प्ले यहाँ पर आ जाता है। मिक्सिंग इंजीनियर वो व्यक्ति है जो कि गाने के जितने भी पार्ट्स रिकॉर्डेड हुए हैं उसको क्लीन करना उसका काम है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ड्रम्स रिकॉर्ड करवाए हैं तो ड्रम्स में आप देखे होंगे कभी अगर आप लाइव शोज गए होंगे, और मैं इस सेशन में आपको आगे बताऊंगा कि ड्रम्स में किस किस प्रकार के माइक्रोफोन यूज़ होते हैं। ड्रम्स में करीबन 8 से 10 माइक्रोफोन यूज़ हो जाते हैं अगर प्रॉपर ड्रम का किट है जिसमें किक है, स्नेयर है, 3 टॉम्स है, सिम्बल्स है, हाई हैट है, क्रैशेस है। तो माइक्रोफोन्स के काफ़ी यूज़ होते हैं और एक माइक्रोफोन में दूसरा साउंड लीक होने का भी चांसेस रहता है। और इवन हम गिटार रिकॉर्ड कर रहे हैं और गिटार में लो फ्रिक्वेंसीज काफ़ी ज़्यादा बूमी आ रहा है और उस चीज़ को क्लीन करना है क्योंकि वो साउंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। तो वो सारे साउंड को प्रॉपरली मिक्स करना एक मिक्सिंग इंजीनियर का काम है जिसमें वो EQ करते हैं, कंप्रेस करते हैं, वोकल्स में ट्यूनिंग करते हैं। आपने काफ़ी सुना होगा आजकल के गाने में आपने परफेक्ट पिच सॉन्ग्स आपको सुनने को मिलते हैं जिसमें आप ऑटोट्यून को काफ़ी फेमस होते हुए सुना होगा, जैसे हनी सिंह हो गए, बादशाह हो गए या फिर मैनी अदर आर्टिस्ट जो कि अब ऑटोट्यून का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक इंडस्ट्री का मेजर रोल प्ले बन गया है ऑटोट्यून का क्योंकि लोगों की अब आदत हो गई है परफेक्ट पिच सुनने की। और इसका कारण भी है क्योंकि पहले की म्यूज़िक जो थे वो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, इंस्ट्रूमेंट सारे लाइव होते थे। तो लाइव इंस्ट्रूमेंट में डिट्यून्ड फैक्टर होते थे, मतलब गिटार जो है वो पहले इतनी मोबाइल डिवाइस होता नहीं था कि वो परफेक्ट पिच कर पाए। किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के रेफरेंस से वो गिटार ट्यून कर रहे हैं, वायलिन ट्यून हो रहा है, हारमोनियम ट्यून हो रहा है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है एक दूसरे के रेफरेंस से ट्यून होता था। तो उसमें डायनामिक डिफरेंस आता था, मतलब पिच में वो परफेक्ट पिच नहीं होता था, कुछ सेमीटोन्स ऊपर, कुछ सेंट्स में आगे ऊपर नीचे रहते थे। और वोकल भी इंसान का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो वो टाइम था जहां पर इंस्ट्रूमेंट भी परफेक्ट पिच नहीं होते थे, तो वोकल्स जो है अगर परफेक्ट पिच ना भी रहा तो गाना चलता है, सुनने में अच्छा भी लगता है। बट जब हम बात करते हैं स्टूडियो के वर्जन में, जो आजकल के ज़माने से जो प्रोड्यूस्ड म्यूजिक आ रहे हैं वो परफेक्टली पिच्ड है। एंड परफेक्टली पिच्ड होने के कारण क्या हो रहा है ना कि वोकल को भी पिच करना बहुत ज़रूरी है, ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप तो ह्यूमन वॉइस जो है वो परफेक्टली पिच्ड नहीं हो सकता, थोड़े से आगे ऊपर नीचे होंगे। एंड सॉन्ग के डिमांड के हिसाब से ऑटो ट्यून यूज़ होते हैं। अगर सूफी सॉन्ग है, क्लासिकल सेमी क्लासिकल सॉन्ग है तो ऑटो ट्यून का इस्तेमाल काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, ना के बराबर यूज़ किया जाता है। एंड अगर पॉप म्यूज़िक है तो वहाँ पर अगर आप ऑटो ट्यून यूज़ नहीं कीजिएगा तो शायद वो काफ़ी फीका लगेगा गाने का। तो जॉनर के हिसाब से भी ऑटो ट्यून का इस्तेमाल किया जाता है। एंड आफ्टर दैट जब गाना मिक्स हो जाता है, सही से बैलेंस हो जाता है, सारे इंस्ट्रूमेंट सही प्लेस्ड हो जाते हैं, बैलेंस्ड वे में लेवल हो जाते हैं, पैनिंग हो जाता है, देन फिर आती है बारी मास्टरिंग इंजीनियर की। सो मास्टरिंग इंजीनियर का रोल होता है ओवरऑल सॉन्ग्स के लेवल को बैलेंस करना, ताकि वो सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे स्पीकर्स हो गए या रेडियो हो गया या टेलीविज़न हो गया, उसमें परफेक्टली सुनाई दे।